Hello everyone, welcome to Parvez sir classes. Today we will talk about local government यानी स्थानीय शासन। 11th क्लास का बुक का चैप्टर है ये 8th स्थानीय शासन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्थानीय शासन होता क्या है। स्थानीय शासन मतलब है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट होती क्या है, जैसे आपने देखा जाना होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है। अब हम ये थर्ड स्तर की सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं, स्थानीय शासन, जो कि है लोकल गवर्नमेंट, जो कि किस लेवल पे होगी, स्थान यानी लोकल लेवल पे हो। जैसे कि गांव जो छोटे स्तर पर हो, जैसे कि गांव हो गया एवं जिला हो गया, एवं जिला स्तर, जो कि गांव स्तर की हो सरकार और जिला स्तर की सरकार हो, तो उसमें स्थानीय शासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही है स्थानीय शासन, जहाँ पे गांव में शासन हो, जिला में शासन हो, ताकि यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुलझाया जा सके। चाहे गांव स्तर की समस्या क्या हो सकती है, जैसे कि कुछ सड़क का निर्माण करना हो, पानी की जो समस्या है उसको सुलझाना हो, तो उसके लिए हम सीधा जाके स्टेट गवर्नमेंट को नहीं कह सकते या सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं कह सकते। इसके लिए गांव के जो व्यक्ति है उसके लिए कोई होना चाहिए जो इनकी समस्याओं को सुलझा सके। जैसे गांव स्तर पे क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सुना होगा, जिसमें क्या होता है, सरपंच होता है गांव में, और सरपंच क्या करता है, गांव की जितनी भी समस्या होती है उसको निपटाता है। तो ये स्थानीय शासन है, जो छोटे लेवल की शासन होता है, जहाँ पे छोटे लेवल पर शासन होता है, जैसे गांव स्तर पे हो गया, जिला स्तर पे हो गया। और स्थानीय शासन के अंडर आता है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में भी 3 स्तर होते हैं, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं, क्या है इसके बारे में। स्थानीय शासन का अर्थ और महत्व, यानी स्थानीय शासन का अर्थ क्या है और उसकी क्या महत्व है। अब अर्थ जान लेते हैं। गांव में जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं, यानी गांव में हो गया या जिला के स्तर में हो गया, जो वहाँ पे शासन होता है जिस व्यक्ति का, उस शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। जैसे कि गांव में क्या होता है, सरपंच होता है, सरपंच का शासन होता है, उसको चुनता कौन है, वहाँ के लोगों द्वारा चुना जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा यही है कि अगर जिस क्षेत्र में जिस व्यक्ति को चुना गया है वो जानता है कि उस क्षेत्र की समस्या क्या है, वो जानता है कि उस गांव की समस्या क्या है। यानी गांव में अगर स्वच्छ पानी नहीं आता है, स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे पता है कि स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करे, आगे वो बात पहुँचा पाए, स्टेट गवर्नमेंट के पास लेके जाए वो समस्या को, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ले जाए। तो ये इसलिए ये क्या होता है कि जो व्यक्ति है, गांव के व्यक्ति का एक जरिया है जो कि अपनी समस्याओं को अपने शासक के पास पहुंचाया जा सके। उसी क्षेत्र का होता है शासक, जैसे कि सरपंच जो होता है वो उसी गांव का होता है। तो स्थानीय शासन में ये है। और इसका महत्व क्या है, क्यों ज़रूरत है स्थानीय शासन की हमें, जबकि 2 स्तर पहले से ही है, जैसे कि केंद्र सरकार के पास है, राज्य स्तर पर भी है सरकार, तो क्यों ज़रूरत है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये लोगों के सबसे नज़दीक का शासन है। जैसे कि आप जानते हैं कि सरपंच है, जो सरपंच है वो गांव का ही होता है, गांव के व्यक्ति ही चुनते हैं सरपंच को। तो ये लोगों के सबसे नज़दीक का शासन होता है और इस कारण लोगों की समस्याओं का समाधान होता है, क्योंकि सरपंच को पता होता है कि गांव में क्या क्या समस्या है और कैसे उसे सुलझाना है, कैसे वो आगे तक पहुंचाएगा कि इस समस्या को सुलझाना है हमें, ठीक है। इस शासन से लोगों की समस्याओं का प्रभावशाली समाधान होता है। जैसे कि आप जानते हैं गांव के जो लोग हैं, यानी छोटे स्तर पर है, अगर इन्हें बताना भी होगा बड़े लेवल पे, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट को भी जाके बोलते हैं कि हमारी समस्या ये है, इसका समाधान चाहिए हमें, तो उस समस्या का सुलझाव होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए इस प्रणाली को लेके आया गया है स्थानीय शासन को, ताकि क्या करें, लोगों की समस्याओं का समाधान क्या हो, प्रभावशाली तरीके से हो जाए, जल्द से जल्द हो सके। स्थानीय शासन लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्थानीय शासन से क्या होता है, जो
छोटे लेवल के गांव होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर शिक्षित लोग नहीं होते हैं, उनको राजनीति के बारे में नहीं पता होता इतना। तो इससे अगर ये स्थानीय शासन की प्रणाली में भाग लेते हैं तो उनको पता होता है कि राजनीति में क्या चल रहा है, यानी कि कैसे एक अपने शासक का चुनाव करना है। ये लोकतंत्र में जन सहभागिता को बढ़ावा देता है। जन सहभागिता मतलब गांव के लोग वहाँ पे भाग लेते हैं। जैसे कि सरपंच का चुनाव हो रहा है यहाँ पे, तो गांव के लोग चुनेंगे, गांव के जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं वो आएंगे, ग्राम सभा आएगी। ग्राम सभा में वो लोग होते हैं जो गांव के वयस्क लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, ग्राम सभा के वो सदस्य होते हैं। तो उन्हें पता होता है कि किसका चुनाव करें हम, कौन हमारा सरपंच होगा, कौन हमारा मुखिया होगा, कौन हमारी समस्याओं का सुलझाव करेगा। तो ये होता है स्थानीय शासन जो है। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस शासन प्रणाली की, इसके अंडर की प्रणाली के बारे में बताया था सबसे पहले। तो उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सुझाव दिया था। इस प्रणाली के अंडर उन्होंने बताया था कि कैसे 3 स्तर की संस्था होगी जो छोटे लेवल पे चलेगी। और ये पंचायती राज व्यवस्था उन्होंने 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की थी। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी 1959 में हुई थी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले में। किसने सुझाव दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने सुझाव दिया था पंचायती राज व्यवस्था का। तो इसमें यह है, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन है वो किसके ऊपर है? गांव के ऊपर है। ये गांव के ऊपर है, क्योंकि हम स्थानीय शासन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये 73वें संविधान संशोधन भी गांव के ऊपर है। तो उसमें क्या बताया गया है कि संविधान का जो 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है, यानी स्थानीय शासन से जुड़ा है। ये इस संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से, यानी पंचायती राज व्यवस्था किसके अंडर में आती है? स्थानीय शासन के अंडर में आती है। संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। यानी कि ग्राम सभा में कौन होता है? जैसे गांव है एक, तो गांव के जो वयस्क व्यक्ति है वो आते हैं ग्राम सभा में, और वो ही जाके आगे अपने मुखिया चुनते हैं। इसमें मतदाता के रूप में दर्ज हर जो वयस्क व्यक्ति है वो क्या होंगे? ग्राम सभा के सदस्य बनेंगे। जो वयस्क व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति जो है वो क्या बनेंगे? ग्राम सभा के सदस्य बनेंगे। यानी कि 73वें संविधान संशोधन में यही बता रखा है जो गांव में जो ये स्थानीय प्रणाली कैसे बनेगी, तो गांव में स्थानीय प्रणाली आएगी पंचायती राज व्यवस्था से। तो इसमें बताया गया है पंचायती राज व्यवस्था में क्या है कि संविधान में जो 73वां संशोधन किया गया है इसमें बता रखा है कि गाँव में पहले ग्राम सभा होगी, यानी कि गाँव के जितने भी वयस्क लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ग्राम सभा में आएंगे। उसके बाद मतदान होगा, वोटिंग होगी। उसके बाद गाँव का एक जो मुख्य सदस्य होगा, जो सरपंच होगा, उसका चुनाव होगा। तो ये सब किसने बताया गया? 73वें संविधान संशोधन में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होगा, यानी जो प्रदेश में जो कानून है उस हिसाब से ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला होगा। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होगा कि प्रदेश में जिस हिसाब से कानून चलेंगे उस हिसाब से ग्राम सभा भी काम करेगी। प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का जो ढांचा है 3 स्तर का है, यानी कि 3 स्तर का है पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा। का जो ढांचा है वो 3 स्तर का है। पहला है गांव,
गांव स्तर का है, पहला गांव स्तर का है, जिसे बोलते हैं ग्राम पंचायत। यानी इसने क्या बोला है कि प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा 3 स्तर का है। सबसे पहले पायदान पे ग्राम पंचायत आती है, यानी सबसे पहले पायदान पे क्या आएगा, जो गांव के स्तर पे होगा वो आएगी ग्राम पंचायत। और सेकंड मध्यवर्ती स्तर यानी बीच का जो पायदान है मंडल का है, यानी जो बीच का जो पायदान है वो मंडल का है, मंडल का है, जिसमें खंड या तालुका कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, खंड या तालुका कहा जाता है। जिससे पंचायत समिति आती है, पंचायत समिति, पंचायत समिति इसके अंडर आती है। और थर्ड जो है जिसमें खंड या तालुका भी कहा जाता है, सबसे ऊपर पायदान यानी आरक्षण पर जिला जो पंचायत है जो सबसे ऊपरी पायदान पे आती है वो आती है जिला पंचायत, यानी जिला स्तर पे जो आएगी वो क्या आएगी, जिला परिषद। तो इसने बताया रखा है कि जो गांव में किस स्तर की सरकारें बनती है, जैसे कि जो स्थानीय शासन प्रणाली है उसके अंडर में आती है ये प्रणाली पंचायती राज व्यवस्था। इसमें भी 3 स्तर होते हैं, एक होता है गांव स्तर, मंडल और जिला स्तर पर। जो गांव स्तर पे होती है वो ग्राम पंचायत होती है, मंडल स्तर पे जो होती है वो पंचायती समिति होती है, जिला स्तर पे होती है जिला परिषद होती है। तो ये बता रखा है। आगे बढ़ते हैं हम। अब चुनाव, अब पढ़ते हैं जो हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं, अब चुनाव पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता द्वारा होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के जो तीनों स्तर के जो चुनाव होते हैं सीधा जनता करती है इनके चुनाव। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, गांव के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी गांव के लोग ही किसका चुनाव करते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में तीनों स्तर के चुनाव क्या होते हैं, जनता द्वारा होते हैं। यानी कि मैंने आपको 3 स्तर की बताया है, 3 स्तर में होता है, गांव के स्तर पे होगा, मंडल के स्तर पे होगा, जिला के स्तर पे उनके चुनाव जनता ही करती है। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है। यानी कि जितने भी पंचायती, जैसे हम गांव स्तर पे पढ़ते हैं और गांव स्तर पे पढ़ा हमने, तो गांव स्तर पे क्या होते हैं, ग्राम पंचायत होती है, इनकी अवधि कितने साल की होती है, 5 साल की होती है। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पंचायती समिति, इनकी अवधि 5 साल के लिए होती है, जिला परिषद की अवधि भी 5 साल की होती है। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पर चुनाव क्या करती है, होने से पहले पंचायत को भंग कर देती है। अगर 5 साल में क्या होता है, चुनाव दोबारा होते हैं, लेकिन अगर 5 साल ना होने पर बीच में ही क्या कर दे सरकार, क्या कर दे, भंग कर दे, तो उसके बाद क्या होगा, 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव होंगे। तो चुनाव है ये, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव है। उसके बाद क्या है, विषयों का स्थानांतरण। विषयों का स्थानांतरण, अब इसने बोला है कि विषयों को स्थानांतरण मतलब कि एक ये जो विषय जिसके पास थे, यानी किसके पास है, ये राज्य सूची के जो विषय थे वो किसको दे दिए गए, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानांतरण कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिए गए। ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची में थे अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए हैं। इन विषयों को पंचायती राज्य संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया है। यानी कि जो सूची राज्य सरकार के पास थी, यानी राज्य सूची में थी, अब वो किसको दे दी गई है, पंचायती राज संस्थाओं को दे दी गई है। ठीक है, ये बताया गया है। इसमें जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ 73वें संविधान संशोधन के पॉइंट्स है, इसमें क्या क्या आए हैं। अब बताया राज्य चुनाव आयुक्त। अब राज्य चुनाव आयुक्त के बारे में बताया गया कि ये है क्या, जो हम व्यवस्था पढ़ रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में राज्य चुनाव आयुक्त के बारे में पढ़ते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त से लग रहा है कि जो चुनाव कराए, जिसके पास चुनाव की जिम्मेदारी हो, तो उसके बारे में। यानी हम पढ़ रहे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी 3 संस्थाएं, तो उसके चुनाव करने की जिम्मेदारी किसके पास होनी चाहिए, राज्य चुनाव आयुक्त के पास होनी चाहिए। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। प्रदेशों के लिए ज़रूरी है कि वह एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। यानी कि प्रदेशों के लिए ज़रूरी है कि
क्या होना चाहिए, राज्य चुनाव आयुक्त होना चाहिए कि एक ऐसी आयुक्त भी होना चाहिए, एक ऐसी संस्था भी होनी चाहिए जो चुनाव कराए। इन आयोग की जिम्मेदारी पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव कराने की होगी। यानी कि पंचायती राज संस्था कौन कौन सी है, 3 स्तर की बताइए मैंने आपको कि जो गांव स्तर की है, जो मंडल स्तर की है, और थर्ड कौन से स्तर की है, जिला स्तर की है। तो उन संस्थाओं की चुनाव की जिम्मेदारी किसके पास होगी, राज्य चुनाव आयुक्त के पास होगी। एक स्वतंत्र अधिकारी, यानी चुनाव कराने वाला क्या होना चाहिए, चुनाव कराने वाला एक स्वतंत्र अधिकारी होना चाहिए उसका, अथवा मतलब कि जो उसका जो कार्यालय का संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं होना चाहिए। यानी इसमें क्या बोला, राज्य चुनाव आयुक्त में यही बताया गया है कि जो पंचायती राज संस्था के 3 स्तर हैं, तो पंचायती राज के जो 3 स्तर की जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास होनी चाहिए, राज्य चुनाव आयुक्त के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हम जानते हैं कि भारत में जो भारत के चुनाव आयोग है, यानी भारत के चुनाव आयोग क्या है, जो बड़े लेवल पे चुनाव कराते हैं। ठीक है, जो जैसे कि सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट के चुनाव कराते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जो स्थानीय लेवल की गवर्नमेंट की स्थानीय लेवल पे जो चुनाव होते हैं उसकी जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग की नहीं होती है। ठीक है, ये बता रखा है इसमें। और बताया राज्य वित्त आयोग प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना ज़रूरी है। अब इसमें बोला गया है कि जो वित्त आयोग प्रदेशों के लिए, तब वित्त आयोग भी बनाना ज़रूरी है। यानी कि अब स्थानीय शासन लाया गया है जो प्रणाली, उसके लिए चुनाव भी कराने की जिम्मेदारी होना चाहिए राज्य चुनाव आयुक्त के लिए के ऊपर है, और वित्त आयोग भी होना चाहिए। वित्त आयोग क्या हो रहा है, वित्त से मतलब है पैसों से जुड़ी हुई, तो ये बताएगा कि क्या है ये पैसों से जुड़ी हुई जिम्मेदारी। यह आयोग प्रदेश में मौजूद अन्य शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। यानी कि अब मान लो स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन के भी अपने खर्च होते हैं। यानी कि अगर वो कुछ काम करेगी गांव स्तर पर, जिला स्तर पर, तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सड़क बना रही है तो सड़क बनाने के लिए भी पैसा लगेगा। ठीक है, सड़क बनाना हो या स्वच्छ जल उपलब्ध कराना हो, कुएं खुदवाने हो, तो उसमें पैसा लगेगा। तो इसके लिए वो एक आयोग होना चाहिए जो इस बजट को देखे, तो वो है वित्त आयोग स्थानीय शासन में। यह आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच, तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करती है। यानी कि जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का काम ये है कि जो 2 स्तर है, यानी कि 2 स्तर है, दूसरी ओर क्या है, शहरी है और ग्रामीण स्थानीय शासन है। यानी शहर में भी तो ग्रामीण स्थानीय शासन होता है जो छोटे लेवल की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, शहर में जैसे शहर में क्या होता है, नगर निगम होते हैं शहर में, ग्रामीण में हमने सरपंच के बारे में पढ़ लिया। तो इन दोनों के बीच में जो राजस्व है, यानी इनकम के बारे में, यानी पैसे के बारे में, जो बजट के बारे में, वो कौन देखेगा, वो देखेगा वित्त आयोग देखेगा। ठीक है, तो यानी ये हो गया राज्य चुनाव आयोग के बारे में पढ़ लिया हमने, वित्त आयोग के बारे में पढ़ लिया। आगे और पढ़ेंगे हम। अब हम आगे बढ़ते हैं। आरक्षण के बारे में पढ़ते हैं कि अब जब चुनाव, हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी आरक्षण दे रखा है। जो आरक्षण किसको दे रखा है, महिलाओं के लिए आरक्षण दे रखा है। महिलाओं, क्योंकि महिलाएं की जो ये व्यवस्था होती है, जैसे राजनीतिक व्यवस्था हो गई या स्थानीय शासन प्रणाली में जो काम करना हो, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी कम होती है, तो उसमें आरक्षण रख रखा है। जो 1/3 जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए दिया गया है। तो इसमें क्या बताया है, सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, तीनों स्तर पर, जैसे अनुसूचित जाति हो गया और अनुसूचित जनजाति हो गए, के लिए सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मतलब जैसे महिलाओं के लिए होगा, क्योंकि महिलाओं की जो भागीदारी होती है वो कम होती है। पंचायती राज व्यवस्था हो गया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, मतलब जो चुनावों में जो महिलाओं की भागीदारी है वो कम होती है, चाहे वो बड़े लेवल पे देखें चाहे हम छोटे लेवल पे देखें। तो उसके लिए महिलाओं के लिए क्या की जाती है, सीटें रिजर्व की जाती है, आरक्षण दी जाती है। चाहे वो अनुसूचित जाति हो गया या अनुसूचित जनजाति हो गया, ST OBC हो गया, जो छोटी जाति के लोग हैं उनके लिए क्या की जाती है, सीटों का आरक्षण किया जाता है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या के अनुपात में दी गई है। मतलब जितनी जनसंख्या है उस अनुपात में इनको सीटें रिजर्व की गई है। तो ये आरक्षण है। ये जो जितने भी बताए गए आपको पॉइंट्स है वो 73 जो संशोधन हुआ है संविधान में उसमें बताया गया है। अब आगे पढ़ते हैं हम। राज्य
वित्त आयोग के बारे में। राज्य वित्त आयोग के बारे में, यानी राज्य वित्त आयोग के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, इसके बारे में और डिटेल से बता देती हूँ। उसमें यही है कि प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना ज़रूरी है। मतलब इस आयोग का काम होता है कि जो स्थानीय लेवल पर जो गवर्नमेंट है, यानी स्थानीय शासन है, जो स्थानीय शासन में क्या है, ग्रामीण इलाका, तो ग्रामीण इलाके में क्या बताया गया है, ग्रामीण इलाके में यही है कि जैसे सरपंच है, ठीक है, तो इसके भी कुछ खर्च होते हैं। स्थानीय लेवल की जो गवर्नमेंट है उसके भी कुछ खर्च होते हैं, सड़क बनाना हो, पानी की व्यवस्था हो गई, साफ़ सफाई करानी हो, ठीक है, तो उसके लिए भी पैसा लगता है, तो उसकी जिम्मेदारी राज्य वित्त आयोग की होती है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया, पहले वाले पॉइंट में भी बता दिया था मैंने आपको, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अब जैसे मैंने बताया, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे। ये व्यवस्था कहाँ पे लेके आए थे? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1959 में, पहली बार हुई थी इसकी शुरुआत। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में है क्या, ये बताते हैं। 3 स्तरीय, मैंने आपको 3 स्तरीय बताया था, जो गाँव के स्तर पर होगा यानी कि ग्राम पंचायत, और मंडल के स्तर पे होगा तो क्या होगा, पंचायत समिति, और जिले के स्तर पे होगा तो जिला परिषद। तो ये 3 स्तर है इसके। ठीक है, आप सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा 3 स्तरीय है। 3 स्तरीय जो हम सबसे नीचे का देखते हैं, यानी ग्राम पंचायत जो होती है वो सबसे नीचे वाले स्तर की है। ग्राम पंचायत जो किससे जुड़ी होती है, वो गांव से जुड़ी होती है। जो गांव के फैसले लेना, उनकी समस्याओं का निपटान कराना हो तो ग्राम पंचायत का काम होता है। जैसे इसमें बोला गया है कि नीचे यानी पहले पायदान पर जो है वो ग्राम पंचायत के दायरे में आते हैं, जिसमें क्या होता है, 1 अथवा 1 से अधिक गांव होते हैं। मतलब कि जो ग्राम पंचायत होती है वो उसका देखना, उसकी समस्या यानी गांव की समस्या, यानी 1 से ज़्यादा गांव ग्राम पंचायत में आते हैं, उनकी समस्याओं को निपटारा कराना ग्राम पंचायत का काम है। तो ये सबसे निचली स्तर की होती है। ठीक है, फिर आता है मध्यवर्ती स्तर, यानी बीच का जो पायदान है वो मंडल का है। यानी आपको मैंने बताया मंडल स्तर पर क्या है, पंचायती समिति है। ठीक है, तो जिसे खंडीय तालुका भी कहते हैं। इस पायदान पर कायम शासन जो क्या है इस निकाय को, ये शासन को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश आकार में छोटे होते हैं, यानी ये प्रदेश, जो प्रदेश क्या होंगे, आकार में छोटे होंगे, वह मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो ये मंडल और पंचायत, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने ये वाला बताया आपको, ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत में कौन लोग होते हैं? ग्राम पंचायत में गाँव के जनता ही होती है। ग्राम पंचायत में जो इनका चुनाव होता है, ये ग्राम पंचायत में गांव की जनता करती है। ये सबसे निचले स्तर की होती है। और जो बीच की स्तर की है, इसके बाद जो है, इसमें जो आते हैं प्रदेश आकार में जो छोटे होते हैं, उसमें ये शासन होता है। इनके सदस्य कौन होते हैं? इनके सदस्य होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं। इनके सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य आते हैं इसमें। विधानसभा के सदस्य हो गए। और नगर पालिका हो गई, ST OBC के सदस्य होते हैं इसमें। यानी कि ये थोड़े बड़े लेवल की है। ये जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वह मंडल की तालुका पंचायत कहा जाता है। ये तो हमने पढ़ लिया। यानी जो मध्यवर्ती स्तर को बनाने की ज़रूरत नहीं, मतलब जो सबसे जो फर्स्ट तो हो गया पंचायती राज व्यवस्था में, वो ग्राम पंचायत आ गया, दूसरे स्तर पर मंडल आ गया। ठीक है, और सबसे ऊपर वाले पायदान में क्या होता है? ऊपर वाले पायदान जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे उछला, जिसका पायदान सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, वो है जिला। जो जिला स्तर पर आए वो जिला पंचायत का स्थान है। इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण आता है, यानी कि जो पूरे जिला, जैसे संपूर्ण जिला आता है वो जिला परिषद देखता है। यानी सबसे ऊपरी पायदान पे जिला परिषद आती है। ठीक है, सबसे निचले में ग्राम पंचायत आती है, और बीच में जो आती है वो मंडल आता है। जिला परिषद का काम ही होता है, जो ग्राम पंचायत होती है, जो मंडल होता है, उनके कामों को देखना और समीक्षा करना, और क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, वो देखती है जिला परिषद। और जिला परिषद क्या करती है? अगर पैसों से रिलेटेड कुछ मामला हो, जैसे अनुदान हो गए, तो वो भी इनको देती है। इन दोनों पे निगरानी करना ही जिला परिषद का कार्य है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य
आय के साधन क्या है, यानी ग्राम पंचायत के काम क्या, माने हमने सबसे निचला स्तर पढ़ा था ग्राम पंचायत। जो गांव एक या एक से अधिक गांव जो शामिल होते हैं उस वो होते हैं ग्राम पंचायत के अंडर में आते हैं। जैसे उनके काम क्या है, अब गाँव से रिलेटेड काम क्या होंगे, गाँव में जो सुविधाएँ क्या होती है, कम होती है ज़्यादातर सुविधाएँ, शहरों में तो फिर भी ज़्यादा होती है। तो गाँव में बिजली नहीं आती तो उसको क्या करना है, बिजली उपलब्ध कराना हो गया, पानी उपलब्ध कराना, पानी की समस्या गांव में बहुत होती है तो पानी उपलब्ध कराना हो गया, सड़क की मरम्मत कराना हो गया क्योंकि सड़कें नहीं होती है गांव में। तो ग्राम पंचायत का काम यह है। कर लगाना हो गया, पानी में कर लगाना हो गया, बिजली में कर लगाना हो गया, ठीक है। यदि कर कम हो जाए तो राज्य सरकार कर लेती है। तो मतलब ग्राम पंचायत का काम ही है जो बेसिक चीज़ें हैं वो मुहैया कराना लोगों को, यानी जो गांव के स्तर की जो समस्या है उसको सुलझाव करना। जैसे बिजली की समस्या होती है, पानी हो गया, सड़क हो गया, तो वो समस्या होती है, उसको सुलझाव करना। नेक्स्ट पढ़ते हैं नगर निगम के कार्य। अब नगर निगम से हम क्या समझ रहे हैं, नगर निगम, अब तो हमने क्या पढ़ा है, हमने शहरों के बारे में तो पढ़ लिया, अब नगर निगम के बारे में पढ़ते हैं। गांव के बारे में पढ़ लिया, अब शहरों के बारे में पढ़ते हैं जो नगर निगम से संबंधित है। नगर निगम के काम क्या होते हैं, अब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधित कार्य। शहरों में ज़्यादातर समस्या क्या होती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गई, चिकित्सा संबंधित कार्य हो गए, ठीक है, हेल्थ से संबंधित हो गए, सफाई से हो गया, मल निकासी हो गया, इसमें विद्युत बांजल आपूर्ति से संबंधित कार्य हो गए, शिक्षा हो गया, लोक निर्माण कार्य हो गया, तो वो नगर निगम के काम है। आगे बढ़ते हैं हम पंचायत समिति के कार्य, यानी अब हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था जो कि निचले स्तर में आती है, जो गांव को देखती है, गांव की समस्याओं को देखती है। उसके बाद अब पंचायत समिति क्या है, जो मंडल, यानी कि मंडल से जुड़ी जो प्रदेश को देखती है, पंचायत समिति के कार्य वो देखते हैं हम। पंचायत समिति पंचायतों पर नियंत्रण रखती है, यानी पंचायतों पर नियंत्रण रखती है। ये कार्य पंचायती समिति ग्राम पंचायत स्तर द्वारा तैयार किए गए सभी भावी योजनाओं को संग्रहित करती है। मतलब कि सबसे निचले स्तर पर तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत क्या कानून लेके आ रही है, क्या योजनाएं लेके आ रही है, उसको क्या कैसे देखती है। जो पंचायती समिति है उसका काम होता है कि ये जो योजना है वो सही है कि नहीं है, उसको देखना, ठीक है, समीक्षा करना। ये काम किसका होता है, पंचायत समिति का होता है। यानी पंचायत समिति ग्राम पंचायत स्तर द्वारा तैयार किए गई सभी भावी योजनाओं को संग्रहित करती है कि क्या क्या योजनाएं ग्राम पंचायत लेके आ रही है वो सही है कि नहीं है, उसकी समीक्षा करना किसका काम है, उसकी समीक्षा करना पंचायती समिति का काम है। और उनका वित्तीय प्रतिबद्धता, उनका वित्तीय प्रतिबद्धता यानी पैसों से रिलेटेड हो गया, यानी कितना खर्चा करना है या कितना खर्चा हो रहा है उसको देख रेख करना। समाज में कल्याण है, जैसे कि समाज में कितना कल्याण, मतलब कि कितनी योजनाएं लेके आई है ग्राम पंचायत। और क्षेत्र विकास को ध्यान रखना कि क्षेत्र का विकास कैसे हुआ है, ठीक है, में रखते हुए लागू करवाती है। क्षेत्र के विकास के लिए रखते हुए क्या क्या चीज़ें योजना लेके आनी है उन चीज़ों को लागू करती है पंचायत समिति, तथा वित्त पोषण के लिए उनका क्रियान्वयन करती है। यानी कि वित्त पोषण के लिए यदि जो पैसा है, कितना पैसा लगाना है, कैसे क्रियान्वयन करना है, कैसे चलाना है, उसकी समीक्षा करती है पंचायती समिति। आगे बढ़ते हैं हम शहरी क्षेत्र किसे कहते हैं। अब पढ़ते हैं शहरी क्षेत्र कैसे पढ़ते हैं। हम ग्रामीण इलाके के बारे में तो पढ़ लिया हमने कि गांव में क्या क्या कम फैसिलिटी होती है, बिजली की समस्या होती है, स्वास्थ्य की समस्या होती है, और ग्रामीण में क्या क्या व्यवस्था लेके आए, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया, सरपंच के बारे में पढ़ लिया। और शहर क्षेत्र किसे कहते हैं, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसा क्षेत्र जहाँ कम से कम 5000 की जनसंख्या हो, ठीक है, जहाँ पे 5000 की जनसंख्या हो, कामकाजी पुरुषों में से कम 75% कृषि के अलावा अन्य कार्यों में भी लगे हो। यानी कि जो ग्रामीण इलाका किस में डिपेंड होता है, फार्मिंग पर डिपेंड होता है, लेकिन जो शहरी इलाका हो वो क्या हो, वो फार्मिंग पर डिपेंड ना हो। जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, जो घनत्व हो 400 व्यक्ति पर किलोमीटर हो।
अब 74वें संविधान संशोधन क्या कहता है, जैसे कि 73वां संशोधन क्या बता रहा है, वो ग्रामीण इलाकों में कैसे शासन करना है, स्थानीय शासन की प्रणाली के बारे में बता रहा है, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर के बारे में बता रहा है 73वां संशोधन। और 74वें संशोधन में शहरी इलाके के बारे में वो पढ़ते हैं, वो क्या है, 74वें संविधान संशोधन में संविधान के 73वें संशोधन का गौरव है, यानी कि जो 73वें और 74वें संविधान में जो है वो 73वें संविधान के भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन ये संशोधन शहरी इलाकों के लिए, ये संशोधन कौन से इलाकों के लिए, ये है शहरी इलाकों के लिए। और 73वां संविधान संशोधन किसके लिए है, ग्रामीण इलाकों के लिए से संबंधित है। अब ये बोल रहा है 73वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन जैसे कि प्रत्यक्ष चुनाव हो गए, आरक्षण विषयों का हस्तांतरण, ये हमने किससे पढ़ा था, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक वित्त आयोग के बारे में हमने 73वें संविधान संशोधन में पढ़ा। लेकिन 74वें में भी ये संशोधन में शामिल है, यानी 74वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसमें भी शामिल है। यानी 74वें संशोधन में क्या है, उसमें 73वां भी शामिल है, पर 74वां संशोधन यह बताता है कि शहरी इलाकों से संबंधित भी है। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब इसमें बोला है नगर पालिका कहाँ होती है, शहरों में ये पर लागू होते हैं। यानी 74वां संशोधन क्या बता रहा है, जो शहरों से रिलेटेड है और नगर पालिका में लागू होते हैं। संशोधन के अंतर्गत इस बात को अनिवार्य बना दिया गया है कि जो प्रदेश की सरकार कुछ एक निश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं पर छोड़ दे। यानी शहर की जो जिम्मेदारी है, यानी शहर की जो स्थानीय शासन प्रणाली है, जैसे कि शहर में भी छोटी छोटी जगह है तो उनकी भी अपनी अपनी क्या है समस्या है, तो उसके लिए भी इसकी जिम्मेदारी किसके पास होनी चाहिए, नगर पालिका के पास होनी चाहिए। ये कार्य संविधान की 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। यानी कि जो शहरों की जो ग्रामीण इलाकों की जिम्मेदारी किसको दे रखी है, तो उसने पंचायती राज व्यवस्था बता रखी है कि सरपंच का चुनाव होगा, ठीक है। और नगर पालिका है जो शहरों की जिम्मेदारी लेगा, जो शहरी स्थानीय शासन है, यानी कि शहर के जो छोटे छोटे इलाके हैं, ठीक है, जिले हैं, उसकी जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी। तो उसके बारे में बताया गया है।